सो हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने का हमारा जो इंटेंशन है वो थोड़ा रिवीजन के पर्पस से करेंगे हम लोग और एमसीक्यू वाइज जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं हम उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो हैविंग सेड दैट आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा जो पर्पस है यहाँ पे रिवीजन का है। तो अगर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो उसके लिए टीपीए की जो प्लेलिस्ट है आप उसको रेफर करो। ये जो है ये रिवीजन पर्पस के लिए ये वाला वीडियो है। सो तो सबसे पहले तो हम एक देखिए ओवरव्यू देख लेते हैं कि पूरा जो टीपीए है हमारा उसमें चैप्टर्स और सेक्शंस किस तरीके से डिवाइडेड हैं और कौन कौन से हमारे किस किस तरीके से हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो बेसिकली देखिए हमारे पास यहाँ पे ना 8 चैप्टर्स हैं, 137 सेक्शंस हैं, ठीक। तो चैप्टर 1 देखिए हमारा 1 to 4 में हमारा थोड़ा प्रिलिमिनरी आ जाता है, फिर 5 से लेके 53 ए में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां पर भी देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है, ये जो वर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का लेन देन होता है, ठीक। एक तरीके का जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं कि ट्रांसफर हुआ है ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब देखिए जूरिस्प्रूडेंस में होता है इंटरेस्ट, ठीक। तो अगर आपको इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना होता है, अगर आपको इंटरेस्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ अगर आपको ट्रांसफर करना होता है तो इसके बेसिकली 3 तरीके होते हैं। क्या होते हैं ये 3 तरीके? पहला तरीका होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का क्या मतलब हो गया? जैसे कि सपोज आपकी जो प्रॉपर्टी है आपने अपने फादर से इनहेरिट की है और वाया द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट वो प्रॉपर्टी आपको मिल गई है। तो ये क्या हुआ है? यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई है? यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई एक सर्टेन लॉ है जिसने ऑपरेट किया है और तब आपको वो प्रॉपर्टी मिली है, ठीक। सेकंड हो जाता है बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। डिक्री ऑफ कोर्ट क्या है? अभी आप ए और बी दो पार्टीज हैं, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट था और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है ए के फेवर में। तो यहाँ पे पहले में भी जो प्रॉपर्टी का पोजीशन था वो बी के पास था, बट अभी प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है ए के पास आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया है बाय अ डिक्री ऑफ कोर्ट, ठीक है। थर्ड जो हमारा तरीका है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का वो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है कि भाई जो पार्टीज थी ए और बी, इन्हीं पार्टीज ने ये चीज डिसाइड की है कि ठीक है ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मैं तुमको कंप्लीट ओनरशिप देना चाहता हूँ या फिर मैं इसमें तुमको लिमिटेड इंटरेस्ट देना चाहता हूँ। जो भी चीजें हैं जैसे भी उनके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उन्हों वो दोनों पार्टीज ने आपस में ये चीज डिसाइड की है कि हम इस प्रॉपर्टी को इतने लेवल तक ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरे पार्टी को। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हुआ है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हुआ है। तो हमारा जो टीपीए है, जो हमारा टीपीए है वो बेसिकली डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। हाँ, तो अगर आपका ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, लेट्स सपोज कि टीपीए डील्स विद व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफर्स इन द प्रॉपर्टी, लाइक व्हाट इज द मोड विद विच टीपीए डील्स विद, है ना। तो इसमें वो आपको ये तीनों मोड्स दे देंगे और फिर आपको फोर्थ पॉइंट लेट्स से उन्होंने दे दिया कि नन ऑफ द अबव, तो आप इसमें बाय एक्ट ऑफ पार्टीज वाला जो ऑप्शन होगा उसको चूज करेंगे। जो हमारा टीपीए है वो डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इन प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज से, ठीक है। अब जो इसमें जो 5 to 37 वाले जो सेक्शंस हैं वो हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल दोनों से डील करते हैं।
मतलब हम देखिए ये समझने के लिए कह सकते हैं कि हो सकता है 5 से लेकर के 37 में कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हों जो हमारे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे अप्लाई करते हैं। अभी प्रॉपर्टी किस तरीके की हो सकती है? प्रॉपर्टी हमारी टैंजिबल हो सकती है, इनटैंजिबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है। ये मूवेबल इमूवेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उन दोनों के लिए जो हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो टीपीए के सेक्शन 5 से लेकर के 37 में इंक्लूडेड है। ओके, सो 38 टू 53 ए यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास देखिए जैसे ये आ गया सेल, आ गई हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारे सेल के प्रोविजन हैं। फिर हमारे पास 58 से लेकर के 104 तक हमारे पास मॉर्टगेज आ गया। ये सेक्शन आप अपने बेयर एक्ट में मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे तो ये याद नहीं होंगे, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा दिमाग में बिठा के रखने से ये होता है कि कभी कभी ना वो सेक्शंस पूछ लेते हैं आपसे कि मॉर्टगेज किस सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर सेल कहाँ पे दिया हुआ है, या फिर लीज कहाँ डिफाइंड है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर दिमाग में बना होता है कि ठीक है यहाँ से यहाँ तक के ये सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का नया हमारा मतलब लेट्स से 105 से हमारा लीज शुरू हो जाता है, तो आप ये चीज आप थोड़ा देख सकते हो कि हाँ ठीक है, हो सकता है लीज इनमें में से कहीं से हो। खैर, ठीक, 105 से 117 आपका लीज है, फिर 118 से 121 आपका एक्सचेंज है, 122 से 129 तक आपके गिफ्ट के प्रोविजंस हैं, और 130 टू 137 आपका एक्शनेबल क्लेम है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने बेयर एक्ट से भी देख सकते हो। अब हम थोड़ा काम की बात पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जो एमसीक्यू की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास किसी भी लॉ के सब्जेक्ट में एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल जो बन सकता है वो उस एक्ट की कमेंसमेंट डेट होती है। ठीक, तो टीपीए के केस में जो हमारी कमेंसमेंट डेट है वो है 1 जुलाई 1882। मतलब ये एक ऐसा सवाल है, अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 1 जुलाई 1882 आपके टीपीए की कमेंसमेंट डेट है। फिर दूसरा देखिए क्या बात आती है, हर एक्ट में, ज्यादातर एक्ट्स में लिखा होता था कि दिस में अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उसके बारे में अब क्या है, अब हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमारा जो सेक्शन 95 क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो 5th शेड्यूल है, उस 5th शेड्यूल में जितनी भी एंट्रीज हैं उन सभी पे सारे जितने भी जो सेंट्रल लॉज हैं, ये एक शेड्यूल है, इसके अंदर हमारे कई सारे सेंट्रल के लॉज हैं, तो ये सभी सेंट्रल लॉज जो हैं अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेक्शन 95 क्लॉज 1 हमारा कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में एक 5th शेड्यूल के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी सेंट्रल लॉज के नाम्स हैं, वो सारे लॉज अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई करेंगे। तो इनमें में से जो आपका 5th शेड्यूल है इसकी है एंट्री 102। ठीक है, एंट्री 102 में आपका टीपीए मेंशन है। मतलब अब जो टीपीए है ये होल टेरिटरी ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। मतलब अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये ठीक है, चलिए ये वाली चीज हो गई है। अब हम थोड़ा अपना सेक्शन 3 पे आ जाते हैं।
सेक्शन 3 है हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब सेक्शन 3 में देखिए जो हमारे पास बहुत ही मतलब सेक्शन 3 से बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज तो खास करके बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला हमारे पास आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाई क्या कॉन्सेप्ट है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 3 हमारा क्या कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डजंट इंक्लूड, कि हमारी इमूवेबल यहाँ से देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी विल नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। ठीक, सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को इंक्लूड नहीं करेगी। बट देखिए इस डेफिनेशन से हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। इसने तो बस उन 3 चीजों के बारे में बता दिया जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूड करेंगे। क्या क्या बताया इसने? बताया स्टैंडिंग टिम्बर होगा, ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाएंगी और हमारी ग्रास हो जाएगी। ये तीनों चीजें हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूडेड होंगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं इंक्लूडेड है तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर अब इमूवेबल प्रॉपर्टी हम कैसे समझेंगे? तो फिर हमारे पास आता है एक जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। ठीक है, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 हमें ये बताता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करेगी लैंड को, जो बेनिफिट्स अराइज होते हैं एक लैंड से उनको, एंड जो थिंग्स अटैच्ड होती हैं अर्थ से उनको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा? जनरल क्लॉजेज एक्ट हमारा बता रहा है कि हमारे पास अगर एक लैंड है तो इसको हम मान लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इस लैंड में से जो हमारे पास बेनिफिट्स अराइज होंगे, बेनिफिट्स अराइज होने का क्या मतलब है कि लेट्स से यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग से हमारे पास रेंट आता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉन्ड था, इस पॉन्ड में फिशेस थी। ठीक है, फिशेस को हम सेल करते हैं और हमको पैसा मिल जाता है। तो ये सब क्या है? ये सारा जितना भी बेनिफिट अराइज हो रहा है हमारा इस लैंड से, जितने भी हमारे फायदे हो सकते हैं, जितने भी हमारे रेंट्स एंड प्रॉफिट्स अराइज हो रहे हैं, ये सब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ दैट लैंड में इंक्लूड हो जाएगा। और देयरफॉर जो ये रेंट एंड प्रॉफिट आ रहे हैं या फिर ये जो राइट टू फिशरी है, हमारा राइट टू फेरी है, ये सब हमारे राइट्स जो हो जाएंगे, ये सब हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है कि थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ होंगी जितनी, ये सब भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ कौन सी होती हैं? जैसे कि कोई एक बिल्डिंग है, वो हमारी एक थिंग अटैच्ड टू अर्थ हो जाएगी, कि कोई भी ऐसी चीज जो अर्थ से जुड़ी हुई हो, वो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो ठीक है बिल्डिंग तो हमारी अटैच्ड है, फिर बिल्डिंग के अंदर हमारे डोर्स होंगे, फैंस होंगे, ठीक है, विंडोज होंगी, तो ये सब भी तो बिल्डिंग से अटैच्ड होगा। तो इनके केस में देखो क्या होता है, इनके केस में ये होता है कि जब तक ये इस बिल्डिंग से अटैच्ड हैं, ठीक, तब तक ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं। ठीक, जिस मोमेंट पे आप एक फैन को उस बिल्डिंग की सीलिंग से उतार देते हो और नीचे रख देते हो, उस पॉइंट पे ये फैन जो है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। जब तक ये अटैच्ड होता है बिल्डिंग से तब तक ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होता है। जिस मोमेंट पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच्ड नहीं बचता है तब फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हैमर चिसल टेस्ट आता है। ठीक है,
तो हैमर जैसे जितनी भी आपके पास एक परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ हमारी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से अटैच्ड है हमारे ये चीजें, ठीक है। तो जो चीजें बिल्डिंग से अटैच्ड है उन पे हम हमेशा हैमर जिसल टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जो डोर है उसको अगर हम हैमर और जिसल की मदद से अगर हम उसको उखाड़ के अलग कर सकते हैं, तो जिस मोमेंट पे हमने उसको उखाड़ के अलग कर दिया तो उस मोमेंट पे वो हमारा जो है मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। अभी इस तरीके की चीजें में एक और बात आती है यहाँ पे ना, इंटेंशन की भी बात आती है कि एक सामान को एक जगह पे रखने का आपका इंटेंशन क्या था, ठीक है। अभी जैसे कि कोई ट्री है, ठीक है, कोई ट्री है तो आप उस ट्री की लकड़ियों को बेचते हैं, है ना। तो सपोज शीशम का ट्री है, ठीक है, तो शीशम ट्री, तो शीशम ट्री का एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है भाई? शीशम ट्री के एग्जिस्टेंस का पर्पस ये है कि भाई ये पेड़ बड़ा होगा तो इसकी ना हम लकड़ियां काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि जब ये स्टैंडिंग टिम्बर बन जाएगा तो फिर हम इसको सेल ऑफ कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। बट अगर हम एक मैंगो मैंगो ट्री की बात करते हैं, तो अगर हम एक मैंगो ट्री की बात करते हैं तो मैंगो ट्री क्या है, ये एक फ्रूट बियरिंग ट्री है। और जितने भी फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं इनका पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस इनको लगाने के पीछे इंटेंशन ये थोड़ी ना होता है कि जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी लकड़ियों के लिए इनको काट लेंगे। बट यहाँ पे हमारा इंटेंशन ये होता है कि ये जो ट्रीज हैं ये हमारे लिए फ्रूट्स बियर करेंगे और हम इन फ्रूट्स को तोड़ करके यूज करेंगे, मे बी हम यहाँ से बेनिफिट अराइज करेंगे इसको बेच करके या फिर जो भी है। तो इस वजह से ये जो ट्रीज होते हैं ये हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। जो ये मैंगो हुआ, जो ये फ्रूट हुआ, अनटिल एंड अनलेस ये ट्री से अटैच्ड होता है, ट्री जब तक ये ट्री से अटैच्ड होगा तब तक ये हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। द मोमेंट हम इसको उस ट्री से अलग करेंगे, जिस मोमेंट पे हम मैंगो को पेड़ से तोड़ देंगे तो फिर ये हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो ये इंटेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे, इंटेंशन के बारे में हमारे बात की गई है। शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि अगर जो ओनर है, एक ट्री का ओनर है, इस ओनर का इंटेंशन यही है कि उसको ये ट्री जो है जिंदा रखना है हमेशा, ठीक है, तो वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। बट अगर ट्री का पर्पस ही यही है कि वो एक स्टैंडिंग टिम्बर है, वो ट्री है ना, कि ये ट्री जो है जब इसकी वुड फॉर यूजेबल हो जाएगी तो फिर हम इसको कट करेंगे और हम इसको यूटिलाइज करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, तो फिर ये हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये इंटेंशन मतलब पेड़ को लगाने के पीछे या फिर कोई भी चीज के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, ये चीज डिफाइन करेगी कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल होगी या इमूवेबल होगी। अभी इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक वॉल है, मतलब ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को हमने सीमेंट की मदद से नहीं लगाया है, ठीक है, ब्रिक्स को हमने बस ऐसे ही रख रखा है, लेकिन हमारा जो इंटेंशन है वो यही है कि हम एक लैंड को दूसरे लैंड से डिमार्केट करना चाहते थे। मतलब ये दो प्लॉट्स हैं, इन दो प्लॉट्स के बीच में हमने यहाँ पे ब्रिक्स की एक वॉल बना दी है, हमने ईंटों की वॉल बना दी है, लेकिन हमने उसको सीमेंट से परमानेंटली अटैच नहीं किया है, बट वो अर्थ पे बस ऐसे ऐसे करके ईंटें हमारे रखे हुए हैं। लेकिन इंटेंशन हमारा यही था कि हम ये चाहते थे कि एक परमानेंट वॉल की तरह सर्व करे, और जब भी हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि हम उसको सीमेंटेड करा सके तब हम करा ले। तो यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे कि भाई सीमेंट से तो लगा नहीं था तो फिर तो भाई मूवेबल प्रॉपर्टी है ब्रिक, है ना, ब्रिक तो हम कभी भी गिरा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, तो वो तो मूवेबल हो गया। तो ये लॉजिक नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि उन ब्रिक्स को रखने के पीछे आपका इंटेंशन क्या था, ब्रिक्स को रखने के पीछे आप क्या करना चाहते थे, ठीक है, क्या आपका ऐसा इंटेंशन था कि आप इसको परमानेंटली अटैच कर रहे थे? अगर परमानेंटली अटैच करने का आपका इंटेंशन था तो ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी
मानी जाएगी। ठीक है, ये इंटेंशन के बारे में हमारे पास बात की गई थी शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में, और ये केस आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इस वाले केस को आप लोग देख लो। इसके बाद हमारे पास देखो एग्जाम्पल्स आते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स क्या है। अभी एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो एमसीक्यूज में आपको देख के पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे एक बार ऐसे थोड़ा सा नजर होना चाहिए। तो जितने भी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होते हैं वो सब हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो राइट ऑफ फिशरी होता है वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। अभी राइट ऑफ फिशरी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ये कहा गया था संतोष जायसवाल के केस में। राइट टू फेरी हमारा एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। जो इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन होता है वो भी हमारा इमूवेबल राइट होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है तो उससे आई रियली फील कि आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी हमारा टीपीए में जो है डिफाइंड नहीं है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट जो हमने देखा था, जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन है हमारा 3 क्लॉज 36। ठीक, जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 3 क्लॉज 36 के अंडर आपका डिफाइन है कि हर तरीके की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हर वो प्रॉपर्टी विच इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी इमूवेबल नहीं होता है वो सब हमारा मूवेबल होता है। अभी मतलब देखो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास वो तो बाय डिफॉल्ट हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होता ही है। ठीक, इसमें स्टैंडिंग टिम्बर आ गया, ग्रोइंग क्रॉप्स आ गए और ग्रास आ गया। फिर इनके अलावा क्या हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है? कोई भी ऐसी चीज जो लैंड से परमानेंटली अटैच नहीं है या फिर इस इंटेंशन से नहीं रखी गई है कि हमें उसे परमानेंटली अटैच करना है। ये भी हम लोगों ने अभी वो ब्रिक्स वाले एग्जांपल से अच्छे से डिस्कस किया। इसमें जिस बात पे बहुत क्वेश्चन आता है वो ये है कि राइट टू वर्शिप हमारा किस तरीके का राइट है। ठीक है, तो किस तरीके का प्रॉपर्टी है। तो राइट टू वर्शिप हमारा जो है वो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जो भी रॉयल्टी या फिर कॉपीराइट होता है वो सब हमारा सॉरी मूवेबल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होता है हमारा ये। जो मेंटेनेंस अलाउंस होता है राइट टू, ये भी हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी होगा और ये कहा गया था अल्ताफ बेगम के केस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन आ जाती है वो डेफिनेशन आती है हमारी इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट। अभी टीपीए के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? तो इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हमारा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में टीपीए बात करता है। अब ये वो आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे। ठीक, कि जो टीपीए के अंदर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? ए दिस थिंग, बी दिस थिंग, सी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो आपको मार्क करना होगा नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ नॉन टेस्टामेंट्री, सॉरी मैंने डॉक्यूमेंट लिख दिया, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ पे देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है, इंस्ट्रूमेंट मींस अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो इस वाली चीज को आप एज इट इज देख लीजिए, आपके बेयर एक्ट में लिखी हुई है, वो इस पे सवाल कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बाद हमारा आता है अटेस्टेड। का मतलब क्या होता है भाई? अटेस्टेड का देखिए, जब भी प्रॉपर्टी को हम थ्रू अ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो जो ट्रांसफरर होता है वो उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जो एग्जीक्यूटेंट होगा, जो भी एग्जीक्यूट करे उस डॉक्यूमेंट को, उसको हम एग्जीक्यूटेंट बोलेंगे। अभी उसके बाद जो चीज हमारे लिए जरूरी है कि मतलब भाई एक कोई ऐसा दो या दो से ज्यादा भाई ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने देखा है उस एग्जीक्यूटेंट को ही उस डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए, है ना। दो लोग कम से कम इस बात को बोले कि हाँ भाई ये जो एग्जीक्यूटेंट है इसी ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, है ना। कि ये जो आप विटनेस बनते हैं, द एक्ट ऑफ बीइंग अ विटनेस टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, इसको हम कहते हैं कि हाँ भाई आपने अटेस्टेशन किया है। ठीक, और उस तरीके के डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट हमारा अटेस्ट हो गया है। तो क्या है अटेस्टेशन का मतलब? क्या है? एक्ट ऑफ बिकमिंग विटनेस। क्या होता है? ये अटेस्टेशन होता है। ठीक है, जो पर्सन, जो डॉक्यूमेंट होता है या फिर डीड होती है, उसको हम जब उसका अटेस्टेशन हो जाता है तब हम कहते हैं कि वो जो है अटेस्ट हो गया, उसको हम लोग अटेस्टेड बोल देते हैं। अब अटेस्टेशन में जरूरी क्या होता है? ठीक है, टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोगों ने उसको अटेस्ट किया हो और साइन किया हो। फिर तीसरी बात क्या जरूरी है कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है अटेस्टेशन के लिए। अटेस्ट डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए बस दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए या फिर साइन होना चाहिए। अगर भाई पर्सन साइन नहीं कर सकता तो फिर उसका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, बाकी नो पर्टिकुलर फॉर्म। बस सिंपल, अभी दो या दो से ये तो भाई जनरल सी बात है कि कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि भाई जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है उसी की पार्टीज नहीं नहीं अटेस्ट करेंगी, है ना। वो लोग ऐसे लोग होने चाहिए जो ट्रांसफरर या ट्रांसफर ही नहीं है। ठीक है, तो ये अटेस्टेशन के बारे में हो गया। मतलब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अटेस्टेशन। आप में से कई लोगों को पहले से भी पता होगा कि क्या मतलब होता है अटेस्टेशन का। इसके बाद हमारे पास आता है एक्शनेबल क्लेम का कॉन्सेप्ट। एक्शनेबल क्लेम का देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक्शनेबल क्लेम का कॉन्सेप्ट देखिए तब आता है जहां पे अनसिक्योर्ड डेट होता है। अनसिक्योर्ड डेट का क्या मतलब है? अनसिक्योर्ड डेट का मतलब ये है कि जैसे ए ने भाई बी को कुछ पैसा लोन दिया है, ठीक, जिसके बदले में ए के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी इज नॉट देयर। ठीक, मतलब क्या हुआ भाई, 20,000 रुपए ए ने बी को लोन दिए थे। बी ने बोला भाई मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तो तुम्हें पैसे वापस कर ही दूंगा। फिर बी ने पैसे वापस नहीं किए, तो अब ए के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो कैसे बी से अपने ये पैसे जो है वापस ले। तो इस तरीके के केसेस में हमारे पास एक्शनेबल क्लेम का कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई एक बात एक्शनेबल क्लेम के लिए जरूरी है तो वो यही बात जरूरी है कि जो डेट था, जो लोन दिया गया था पैसा, उस पैसा, वो जो पैसा था वो अनसिक्योर्ड था, उस पैसे के बदले में कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। ठीक है, तो सेक्शन 3 जो डिफाइन करता है एक्शन, हम लोग एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज देख लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट, ठीक है,
किसी भी तरीके के डेट के टुवर्ड्स एक क्लेम होता है अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी ऐसा डेट जिसको हम किसी भी तरीके की, जैसे अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हमने उसको सिक्योर किया है तो भाई वो मॉर्गेज हो जाएगी, और अगर उसके बदले में हमने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी दी है तो वो हाइपोथेकेशन या फिर प्लेज हो जाएगी, या फिर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट था। ये सब हम लोगों ने क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे हमने किसी भी तरीके की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दी थी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए एक्शनेबल क्लेम होगा। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखिए वहां पर भी पढ़ेंगे जब हम 130 टू 137 सेक्शंस डिस्कस करेंगे। इसी वजह से मैं अभी आपको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे बताया, ताकि बस एक स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ा चलता रहे हमारा। ठीक है, तो एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, ये हो गया एक्शनेबल क्लेम। फिर हमारा नोटिस आता है। नोटिस देखिए, नोटिस वही होता है कि भाई एक नोटिस हम तब कहते हैं कि एक पर्सन के पास एक किसी फैक्ट का नोटिस है जब ही नोज द फैक्ट, मतलब उस पर्सन को वो फैक्ट पता होता है तब। या फिर दूसरा केस कब है जब हम कहते हैं कि पर्सन को इस फैक्ट का नोटिस है, जब अगर उसने एक बहुत ही रीजनेबल इंक्वायरी की होती तो उसको वो जो फैक्ट था उसके बारे में पता चल गया होता। ठीक है, कि अगर उसने इंक्वायरी की होती तो उसको उस फैक्ट का नॉलेज होता। जैसे यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, और जैसे ये बी जो है लेट्स से वो अनसाउंड माइंड का है, तो ए ने अगर थोड़ा बहुत भी बी के बारे में पता किया होता, बी के आसपास के लोगों से या फिर अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स से, तो ए को पता चल गया होता कि हाँ भाई बी जो है वो अनसाउंड माइंड का है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है कि अगर ए ने मिनिमम इंक्वायरी की होती तो उसको इस बारे में पता चल गया होता, या फिर अगर ए को ये बात पहले से पता है तो हम ये कहेंगे कि ए हैज नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट बी इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो नोटिस का मतलब हमारा ये होता है। नोटिस हमारी दो तरीके की होती है, एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो कहाँ कंटेन्ड है, तो वो एक्सप्लेनेशन 3 में कंटेन्ड है। ये आप अपने बैरैक से देख लेना। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ही डीपली इन टॉपिक्स, मतलब इन टॉपिक्स में और भी कई कई चीजें हैं, बट अगर हमें बहुत डीपली पढ़ना है तो फिर हमें और ज्यादा टाइम लगेगा, और मतलब इस वीडियो का पर्पस है इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना। तो नोटिस हमारे पास ये है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमारे पास एक्सप्लेनेशन 3 में कंटेन्ड है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही आता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस किस वाले एक्सप्लेनेशन में है, तो एक्सप्लेनेशन 3 में है। फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, एक्चुअल नोटिस का क्या मतलब होता है? एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है कि अगर आपको डायरेक्ट या फिर एक्सप्रेस नॉलेज ऑफ अ फैक्ट है तो हम उसको कहते हैं कि आपको एक्चुअली में नोटिस है। और जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इसको हम कहते हैं कि ये इक्विटी के प्रिंसिपल्स पे जो है हमारा बेस्ड है, जहां पे जो पर्सन है उसको एक्चुअली में उस फैक्ट का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन कोर्ट ये मानता है कि उन सर्कमस्टांसेस के अंडर जिन जो मतलब जो भी उस केस के सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर उस पर्सन, मतलब उस पर्सन को कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि उसके पास जो है नोटिस था। तो उस तरीके का जो नोटिस होता है उसको हम कह देते हैं कि वो हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। ठीक, तो यहाँ से हमारा ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा अपने चैप्टर 2 की तरफ आते हैं। चैप्टर 2 जो है हमारा, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा शुरुआत में बताया था कि सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक और 38 से लेकर के 53A तक ये थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे मूवेबल, इमूवेबल दोनों के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स की बात होती है, और 38 से लेके 53 तक सिर्फ इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 5
सेक्शन 5 से हम शुरू करते हैं।